Hello everyone, good morning to all of you. Let's proceed with the lecture. Newton's laws of motion. Yes, morning all. So न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपने ब्रीफ में समझाए फोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में. Nikhil, you have a doubt? Yes. Okay, let me open that doubt. If it is relevant, we can discuss right now, or we'll let you know. Cylinder of weight W is a resting groove as shown as figure. Draw its free body diagram. Okay, good. तो एक सिलेंडर आपको दिया गया है वेट डब्ल्यू का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. सभी को स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही होगी. इसका अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो सिंस हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे और ये उसी से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं सभी लोग, और हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं. इसका एफबीडी बनाना है अपने को. तो एग्जैक्टली इसी को मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके, ये टिल्टेड है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे. तो इसका अगर करस्पॉन्डिंग पिक्चर में बना दो तो कुछ ऐसा है. और सभी लोग ड्रॉ करें. एफबीडी अगर प्रॉपर आप ड्रॉ कर पाते हैं तो अपना काम हो जाएगा. दैट मीन्स यू विल बी कॉन्फिडेंट कि यस यू कैन ड्रॉ इट. एक ऐसा वी शेप्ड ग्रूव है जिस पर ये स्फीयर रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है. हाँ, तो एफबीडी इसका अपने को बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम. सो किसका बनाना है ये बहुत जरूरी जानना. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर. ये सिलेंडर है, इसका मतलब ये इसका अंदर ऐसे कुछ एक्सेस जा रहा होगा. ये ग्रुप भी ऐसे है. 3 डायमेंशन में देखोगे तो 2 डायमेंशन में अपने कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा दिखाया गया है. Now to draw the free body diagram, what do you need to draw? You need to draw the body first. Make the body free. That's called free body. Then draw the diagram. That means draw the forces in the diagram. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एक आपको ड्रॉ करना होता है जिसका नाम होता है वेट. वो वेट डब्ल्यू बोलेगा तो डब्ल्यू लगा दो, mg बोलेगा तो mg लगा दो. What else? Normal reaction, yes. So normal reaction कहाँ पर है? Contact पे. You need to search the contact. There's a contact A, there's a contact B. दो बॉडीज के कांटेक्ट होते हैं तो नॉर्मल रेशन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. तो यहाँ पर एक नॉर्मल रेशन आपको लगाने का और एक यहाँ पे नॉर्मल रेशन लगाने का. नॉर्मल रेशन पुशिंग एफर्ट होता है, तो इस तरह से अपने दो नॉर्मल रेशन आ जाएंगे. और आप बोलोगे कि नॉर्मल रेशन एट ए है, ये नॉर्मल रेशन एट बी है. दैट्स ऑल. इसके अलावा कोई और फोर्स? नो फोर्स. तो अपना आंसर हो जाएगा. हाँ, डब्ल्यू यूज कर सकते हो, एमजी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. और अगर वेट देगा तो डायरेक्टली वेट लिखो. एमजी दिया है तो एमजी लगाओ. और आपको दो नॉर्मल रेशन दिखाने हैं और वेट दिखाना है. नॉर्मल रेशन कहाँ पे दिखाना है? जहाँ पर ये लग रहा है. कैसा दिखाना है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स दैट बॉडी. सो ये आपका वीडियो बन जाएगा. विजिबिलिटी का इशू है तो उसको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ. अगर मेरी साइड से कुछ इशू रहा होगा, बाकी आप रिफ्रेश करते रहिए. हाँ, मोस्ट ऑफ यू के लिए विजिबल होगा. ओके, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको समझ में आ गया कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, क्या क्या होगा. अगर आपको समझ में आ गया, अपना पर्पस हो गया. इसे विजिबल नाउ. गुड, चलेगा. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. और एफबीडी तक लर्न कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस लर्न कर लिए हैं.
अब फोर्सेस को यूज करने के लिए हमारे पास लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उन्हीं को पढ़ते हैं। और मोस्टली ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज लॉज, फिर भी मैं एक बार लिखता हूँ प्रॉपरली। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। You know, there are three laws given by Newton to describe the motion. The first law is known as the first law. तो फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं, सेकंड को सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड को थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। सो लैंग्वेज ही बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को और भी नाम से जाना जाता है, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो कई बार इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। गुड। और आप जानते हो कि लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया अभी हम उसको डिस्क्राइब भी कर देंगे। सो इट सेज, इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन पर है तो मोशन पर रहेगी, जब तक आप कोई बाहर से एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स ना लगाएं तो। सो शॉर्ट में कुछ ऐसा लिखा जाता है, इफ, या फिर ऐसा लिखो, अ बॉडी या ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट, दैट मीन्स रेस्ट और मोशन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, so a body maintains or an object maintains its state, rest or uniform motion unless an external imbalance or unbalanced लिख देता हूँ मैं, external unbalanced force is applied on it। So कई तरह से लिखा जाता है, मीनिंग अपनी वही है। मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा, कब तक, जब तक आप बाहर से कोई अनबैलेंस्ड, दैट मीन्स नॉन जीरो फोर्स ना लगाएं। तो अगर आपने बाहर से नॉन जीरो फोर्स नहीं लगाया है तो द स्टेट ऑफ द मोशन विल, ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके टेबल पे रखी हुई बुक रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उस पर कुछ बाहर से फोर्स ना लगाएं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा until and unless you apply a force on it. That's called first law of न्यूटन। स्टेट को मेंटेन करने को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो चेंज को अपोज करती है, चेंज को अपोज करती है। सो अगर कोई भी चेंज उस पर लाने की कोशिश करोगे तो अपोज करेगा। सो इनर्शिया को लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, इनर्शिया so you can write it as inherent property। inherent means इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको कहीं और से लाना नहीं पड़ता, दैट इज इनबिल्ट। हर एक प्रॉपर्टी के, हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी होती है। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स की होती है। ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट opposes
any change in its state. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं, मतलब दोनों के एक ही जा रहे हैं कि फर्स्ट में ये बोल रहा है कि अपने स्टेट को मेंटेन करता है और ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट उसी स्टेट के चेंज को अपोज करता है। तो अगर अपोज कर रहा है तो इसको लोग मेंटेन करना चाह रहा है। सो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपोज करता है चेंज को, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो मूव करना चाहेगी। इन केस यू वांट टू स्टॉप इट, it will oppose the effort to stop it. That's called inertia. और इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं? इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। इनर्शिया इज मेजर्ड in terms of mass. Means what? Meaning is this कि अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा है और एक छोटा सा स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा है। आपको फर्स्ट स्फीयर को रोकना है, सेकंड को रोकना है। किसको रोकना है आसान होगा अगर दोनों सेम स्पीड से आ रहे थे तो। सिंपल सी बात है कि छोटे को रोकना आसान होगा। क्यों? क्योंकि छोटे स्मॉल स्फीयर में अपोज करने की टेंडेंसी कम होगी। सो अपोज करने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब इसका इनर्शिया कम होगा। सो इनर्शिया उसका ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है, इनर्शिया उसका कम होता है जिसका मास कम होता है। यस। सो इनर्शिया को हम मास के टर्म में लिखते हैं। तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ, और जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज करना आसान होता है। सो मास से बेहतर करते हैं। आपने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, आपने कुछ बोला था, आई मिस्ड इट, लेट मी चेक किया था। But sir, rest and motion is relative, so it depends on frame of reference. हाँ, रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो सब रिलेटिव होते हैं और ये फ्रेम पर डिपेंड करता है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आपने रेस किया है, हम लोग उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। विल मासलेस पार्टिकल्स हैव इनर्शिया? मासलेस होंगे तो उनके पास इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया को हम लोग मास के टर्म में मेजर करते हैं। तो मास है तो इनर्शिया है, मास नहीं है तो इनर्शिया नहीं है। ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया, लेसर द मास लेसर इज द इनर्शिया। नाउ आपने एक पॉइंट उठाया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है कोई रेस्ट पर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लॉ ऑफ न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है ना, ये कंप्लीट नहीं है। इन्होंने इनर्शिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि लॉज ऑफ न्यूटन में जो जो पर्टिकुलरली फर्स्ट लॉ है, इसको करेक्शन की जरूरत है। तो इसको बाद में करेक्ट किया जाता है। हम लोग इसको करेक्ट करेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंट्रोडक्शन देंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से क्या बदलता है। सो द फर्स्ट, आप कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा लॉ आपका इशू क्रिएट करता है, तो फर्स्ट लॉ इज नॉट कंप्लीट। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात नहीं करता है, इसलिए इसके साथ इशू है। तो हम यहाँ पर अभी ये जरूर लिख सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे होंगे। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है तो मेरे को समझाना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप इतना समझ के रखिए कि ये लॉ है, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आने से कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो दैट्स नॉट कंप्लीट, इट नीड्स सम करेक्शन, और वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे करेक्शन। अभी के लिए आप लॉ समझिए क्या है। और कई सारे फ्रेम पे ये वर्क करता है। कब वर्क करेगा? उस फ्रेम पे वर्क करेगा जहां से जो रेस्ट पर होगा या फिर जो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। आपने कुछ लिखा है, यू आर हैविंग हार्ड टाइम इमेजिनिंग इनर्शिया फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टिल टू अस बट मूविंग टू एन ऑब्जर्वर, लेट्स से ऑन मून। हाँ, सो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा जब हम लोग इसकी करेक्शन के बारे में बात करेंगे। और वहीं से स्यूडो फोर्स का बर्थ होता है। स्यूडो फोर्स को हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, देन वो रियलाइजेशन जो है वो फीलिंग में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से रेस्ट पे नजर आ रहा है, मून से मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्लेटफॉर्म।
सो उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे, पहले इनको स्टेट कर देते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या हैं जो आप जानते हो. फर्स्ट लॉ इज दिस, देन देयर इज अनदर लॉ दैट्स कॉल्ड सेकंड लॉ. इस सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम. नो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो आपको अभी बताना, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप जानते भी होंगे. तो सेकंड लॉ बोलता है कि मोमेंटम के टर्म में इट इज, आई मीन लाइक ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स की डेफिनेशन बताता है. तो सेकंड लॉ फोर्स की डेफिनेशन बताएगा. फोर्स acting on an object or body is defined as rate of change of linear momentum of the body. तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बताना है कितना फोर्स लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, और वहां से हम फोर्स की वैल्यू पता करते हैं. तो न्यूटन ने बेसिकली सेकेंड लॉ में फोर्स की डेफिनेशन बताई है कि फोर्स किसे कहते हैं. और हम लोग फोर्स का कॉमन सेंस में जो फीलिंग्स थी वो समझा था कि इंटरेक्शन होता है, पुश पुल होता है. अब हम उसकी टेक्निकल प्रॉपर डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं. तो जब हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं तो पहले तो लीनियर मोमेंटम समझना है क्या होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम p से इंडिकेट करते हैं. एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रही होती है, यानी उसकी वेलोसिटी को बता रही होती है. तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी. नाउ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम देख सकते हैं. मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू m इंटू वी. डायरेक्शन क्या होगी? इसकी वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. So direction of p is going to be same as the direction of velocity. Why? Because mass is a positive quantity. तो जब positive factor से multiply करते हैं तो direction में कोई change नहीं होता. Vector में आपने पढ़ा है. So linear momentum is a vector which is along the direction of velocity and it has a magnitude m into v. Basically ये velocity के बारे में बता रहा होता है, बस एक number multiply हो जाता है जो कि इसका mass है. अब इसको यूज करके हम इसके कुछ और भी पॉइंट्स पता कर सकते हैं. जैसे इसका यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका यूनिट पता चल जाएगा. दैट मींस केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा. अब अगर हम न्यूटन की डेफिनेशन पे जाए तो फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो हाउ द फोर्स इज सेज, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ चेंज आप जानते हो डिफरेंशिएशन को कहते हैं, तो डीपी अपॉन डीटी हो जाएगा. रिमेंबर द डिफरेंशिएशन, यस यू मस्ट बी. So rate of change of linear momentum with respect to time is known as force. So this is the definition of force. Now अब हम लोग मोमेंटम की वैल्यू रख करके इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी इम्प्लाइंग that f is equal to, f is a vector, this is going to be d upon dt m into v. यहाँ पर दो टर्म्स है, दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना होता है. तो हम अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमको लिखना होता है फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो जब कभी फोर्स की अगर हमको वैल्यू पता करनी हो तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे, एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी. वी वेक्टर है, एम स्केलर है, और हम उसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्केलर वेक्टर भी चल रहा है और डिफरेंशिएशन भी चल रहा है, मतलब कैलकुलस भी चल रही है. जनरली क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो फिक्स्ड मास का होता है, उसका मास नहीं बदलता है. जैसे आपकी कार चल रही है
तो हम मान के चलते हैं कि उसका फ्यूल जो बर्निंग है वो बहुत कम है, तो उसका मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। या फिर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका मास वही रहता है। तो अगर मास पार्टिकल का नहीं बदलेगा तो dm/dt जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होगा। तो बट कई कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें मास बदल रहा होगा, जैसे रॉकेट आपका जाएगा, या फिर एक टैंकर जा रहा है उसमें लीक है तो लिक्विड लीक कर रहा है। तो उन सारे केसेस में हम ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी के लिए मास कांस्टेंट रखते हैं। इफ मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो भी आपने चूज किया उसका, इफ मास ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट दैट मीन्स नॉट चेंजिंग। इसको मतलब आपका सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, देन यू विल फाइंड कि dm/dt जीरो होगा। तो dm/dt कब जीरो होगा, जब उसका मास कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में फोर्स का सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा। दिस विल इंप्लाई फोर्स इज इक्वल टू m dv/dt। और सिंस आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो तो आपको पता होता है कि dv/dt इज एक्सीलरेशन। तो फ्रॉम हेयर वी आर एबल टू से कि जो फोर्स की डेफिनेशन आती है वो m इंटू ए के बराबर आती है। और यहाँ से फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया अपने को। अब हम इसको यूज किया करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से फोर्स का डेरिवेशन। सो आपको कई सारी बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि फोर्स की वैल्यू m इंटू ए हमेशा नहीं होती है, फोर्स की वैल्यू ये हमेशा होती है, दिस इज ऑलवेज। और इसको तभी लगाएंगे जब मास कांस्टेंट होगा आपके सिस्टम का। तो पहले आप सिस्टम आइडेंटिफाई करोगे, उसका मास चेक करोगे और चेक करोगे कि क्या उसका मास बदल नहीं रहा है। तो जब मास नहीं बदल रहा है तो F इक्वल टू में लगाने का है। मास इज चेंजिंग, गो विद दिस अब फॉर्मूला। तो जब मास चेंज होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए भी लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू एम ए प्लस वी dm/dt। So this will be used whenever there is a change in mass. So since beginning level पर अपना F इक्वल टू ma से काम चलेगा, मास कांस्टेंट वाला केस दिया जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे। बाद में इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने लीनियर मोमेंटम लर्न किया, साथ ही साथ फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन आया। नाउ यू सी, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन आया। फोर्स इज द क्वांटिटी जो हम लोगों ने अभी न्यूटन्स लॉ में लर्न की, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में लर्न किया था। तो ये छोटा सा इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायनेमिक्स दैट मीन्स फोर्स और काइनेमेटिक्स दोनों को लिंक करता है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों एक साथ लिंक हो जाते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन निकाल करके फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल करके काइनेमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का लिंकेज है, इसलिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा इफ F इक्वल टू एम ए देन F इक्वल टू एम इज अ कंडीशनल इक्वेशन। यस, इट्स अ कंडीशनल एंड कंडीशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, mass has to be constant. So that's the second law. Then there is a third law. थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। सो इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल जाता है कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर आता है। सो ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो न्यूटन ने बोला था वो बेसिकली फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए, एक्शन रिएक्शन को लेकर के। और अगर आप देखो रियल लाइफ में तो हर जगह भी वैलिड हो जाते हैं। अपने को साइंस के लिए यूज करना है बेसिकली। हाँ, एक्शन का मतलब हुआ फोर्स, रिएक्शन का मतलब हुआ फोर्स। सो अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर आता है। दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगाता है। और कितना फोर्स लगाता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है।
अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट लगाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा होता है, दूसरा पहले को पुल कर रहा होता है, और दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में कुछ एग्जांपल्स में हम लोगों ने इसको देखा है। जैसे कि एक ब्लॉक अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है, या एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाला ब्लॉक पुश कर रहा होता है, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को पुश कर रहा होता है। दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। सो अगर कहीं भी एक्शन आएगा तो उसका रिएक्शन जरूर आएगा। अब एक्शन क्या होगा? अगर एक जो पहले होता है उसको एक्शन कहते हैं, जिसने फोर्स लगाया, और जो रिटर्न में मिला दैट इज रिएक्शन। एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्शन एंड इट इज अपोजिट। आपने बोला, सो न्यूटन जस्ट डिसाइडेड दैट ही विल इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स दैट इज इन बेसिक वर्ड्स how quickly or slowly you pull or an object with respect to time. How did he know at the time it was a useful quantity? Example of third law. न्यूटन को कैसे लगा कि एक यूजफुल क्वांटिटी है? उसके पीछे उसकी जो स्टोरी है, अगर आपने पढ़ी है, कि जो एप्पल का नीचे गिरना, गिर करके उसको हिट करना, उससे उसको लगा कि ये नीचे क्यों आया। तो दैट मीन्स अगर ये ब्रांच से, अगर कोई एप्पल ब्रांच से टूट गया था, तो ये वहीं क्यों नहीं रहा, नीचे क्यों आया? दैट मीन्स व्हाई द मोशन स्टार्टेड। सो जब उन्होंने व्हाई के बारे में पता किया, तो उनको पता चला कि जब कभी किसी मोशन को स्टार्ट करना होता है तो कोई फोर्स लगाना होता है। फिर न्यूटन बहुत सरप्राइज कि ये तो जब डिटैच हुआ तो किसी से कांटेक्ट में तो है ही नहीं, तो इसको फोर्स कौन दे रहा है? तब उन्होंने फिर ये सब कहा कि इसको फोर्स कौन दे सकता है। देयर वाज नोबडी इन विच इट वाज कांटेक्ट विद। फिर अर्थ के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो लगा कि अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा अर्थ ने इसको पुल किया था, ओके, तभी ये नीचे आया था। पुल किया था दैट मीन्स अर्थ ने फोर्स लगाया था। दैट मीन्स फोर्स बिकम एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जो मोशन को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि एप्पल ब्रांच से अलग होने के बाद स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन ऑटोमेटिकली, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, दैट मीन्स मोशन इज स्टार्टेड बाय अ फोर्स। तो उनको लगा फोर्स इंपॉर्टेंट है। फिर उनको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में रखा, देखा, रियल लाइफ में देखा, तो बहुत सारी चीजें मिली उनको देखने को। आपने एग्जाम्पल के बारे में पूछा, थर्ड लॉ के। यू कैन हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक आप वॉक करते हो अर्थ पे, तो आपकी वॉकिंग स्टाइल क्या होती है? आप खड़े हो लेट से ये अर्थ पे, आप आगे जाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप अर्थ को बैक साइड पुश करते हो। आप कभी भी अपने मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। जब खड़े होने के बाद आप चलना स्टार्ट करते हो, तो आप अपने फीट को बेंड करते हो, बेंड करके अर्थ को बैक साइड पुश करते हो। तो जो आपने अर्थ को बैक साइड पुश किया, दैट वाज एक्शन। और रिएक्शन में क्या हुआ कि अर्थ ने आपको फॉरवर्ड पुश किया। तो जब अर्थ ने आपको फॉरवर्ड पुश किया, दैट इज रिएक्शन। तो अर्थ ने आपको फोर्स दिया, आप वेलोसिटी 0 थी, आपके पास फोर्स लगा, तो आप मोशन में आए। तो आप मोशन में, जस्ट लाइक एप्पल, आप मोशन में तभी आ सकते हो जब आपके पास कोई बाहर से फोर्स लगाए, एंड देयर इज नोबडी हु कैन अप्लाई फोर्स ऑन यू। तो आप क्या करते हो? आप खुद से अपने आप पे फोर्स लगवाते हो। व्हाट डू यू डू? यू पुश द अर्थ, अर्थ पुशेस यू बैक, सो देयर इज एक्शन रिएक्शन। रिकॉइल ऑफ गन, गुड। स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ। यस, स्विमिंग में आप क्या करते हो? वाटर होता है, द सेम थिंग दैट द थिंग दैट यू डू इन वॉकिंग, सेम यू डू इन स्विमिंग। स्विमिंग में क्या करते हो? आप वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हो, फिर आप वाटर को पुश करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज यू नो कि जब आप वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे, तो वाटर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। So you push the water backward direction, water pushes you in the forward direction. The faster or more effort you give to push the water, more faster you will be swimming. इसका मतलब है इक्वल भी होता है, अपोजिट भी होता है। अपोजिट आपको समझ में आ रहा है? अर्थ को आपने बैकवर्ड पुश किया, आपको फॉरवर्ड मिला। वाटर को आपने बैकवर्ड पुश किया, आपको फॉरवर्ड मिला। आप जब दौड़ते हो तो अर्थ को ज्यादा फास्ट रेट से पुश करते हो, तो आपको फास्टर वेलोसिटी मिलती है। तो इक्वल भी होता है, अपोजिट भी होता है। रिकॉइल ऑफ गन, आपने देखा होगा गन से जब बुलेट को फायर करते हो तो गन बैकवर्ड जाती है,
कभी अगर आप ट्रेनिंग पे जाओगे फोर्स वगैरह में या फिर आप गन फायरिंग में जाओगे तो आपको ये बताया जाता है कि हाउ टू फायर अ गन, क्योंकि अगर आप अननोन है तो हो सकता है कि आप गलत पोजीशन पे फायर करें और अपने आप को इंजर्ड कर ले, बिकॉज गन आफ्टर फायरिंग द बुलेट रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा जब टैंक फायर करता है, कभी बैटल टैंक या गेम्स वगैरह में देखा होगा, तो टैंक से जैसे ही शेल बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा टैंक पीछे जा रहा होता है। सो हालांकि टैंक हैवी होता है इसलिए वो कम पीछे जाता है, बुलेट लाइटर होता है तो इसलिए ज्यादा आगे जाता है। अगर कोई टैंक लाइटर बनाए बुलेट का हैवी बनाए तो पता चलेगा कि बुलेट कम दूर पे गिरेगा, टैंक ज्यादा दूर निकल जाएगा। सो वो इनर्शिया पे मासेस पे डिपेंड करता है। रॉकेट, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है कि वो बर्न करके मास को नीचे थ्रो करता है तो एक्शन हुआ, मास उसको ऊपर पुश करता है तो रिएक्शन हुआ। सो अपनी डेली लाइफ पे आप हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हो, देयर इज एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक्शन के बाद जो रिएक्शन आता है वो इक्वल एंड अपोजिट आता है। और भी कई सारे एग्जांपल है, लाइक यू गिव अ पंच टू दिस बॉल, बॉल को आप एक किक करो या उसको हिट करो तो आप देखोगे कि आपने बॉल को हिट किया, दर्द आपको होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि बॉल ने आपको भी हिट किया है, इजंट इट? सो वो बराबर हुआ है। बॉल स्ट्रांग था, उसको दर्द नहीं हुआ, आपको दर्द हुआ क्योंकि आप फील कर पाते हो। सो ये बहुत सिंपल सा लॉ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवेयर यू कैन सी इट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लोग तो इसको बहुत ही एक्सटेंड करके फिलोसफिकल थॉट भी देते हैं, जैसे लाइक कि अगर आपने टाइम को बर्बाद किया तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। मीन्स लाइक कि वो भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट करता है। I mean, this is just like extension of it in philosophical और social context. Social context में कई जगह भी आप देखते हो, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको रिटर्न में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलती है, एंड इट्स ट्रू। हालांकि न्यूटन ने इसको किसके लिए दिया? साइंस के लिए दिया है, तो हम फोर्स के टर्म में बात करेंगे, बट इट एक्सटेंड टू रियल लाइफ एज वेल। That's true. You can observe. You will find equal and opposite reaction. If you do something good to someone else, you will find good will be returning to you. If you do bad, bad will be returning to you. और आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइम वाला है। अगर आपने टाइम को वेस्ट किया तो टाइम आपको वेस्ट कर जाएगा, आज नहीं तो कभी। रिलेटेबल है, बिल्कुल रिलेट कर सकते हो आप। हाँ, उसके न्यूटन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है फिलोसफी से मैच करते हैं। एनीवे तो इसके लिए बहुत सारा कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है, बट ये समझो कि whenever you see कि one object is doing something with the another is going to do the return equally and opposite. फिलोसफी क्लास के बारे में आप बात कर रहे हो, पहले हम लोग फिजिक्स लर्न कर लेते हैं बिकॉज उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, दैट मीन्स वी आर इंटाइटल्ड टू दैट। और एक बार ये हो जाएगा देन फ्री टाइम पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं आउट ऑफ द साइंस। एनीवे सो ये 3 लॉज अपने को समझना है। अब अपने लिए जो 3 लॉज है मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉ तो आपको समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए, ये लॉ आपको कैलकुलेशन करने के लिए, और फर्स्ट वाला लॉ जो है इसको हमको करेक्ट करना है। तो सेकेंड लॉ अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। एफ इक्वल टू एम ए, इसको लगाना सीखना है। तो हम लोग डायरेक्टली एफ इक्वल टू एम ए पे आते हैं, जिस पर आपको टेस्ट पे क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा, एक्सेलरेशन पता करना होगा, या एक्सेलरेशन दिया होगा तो फोर्स पता करना होगा, और समथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उनके लिए स्टेप्स क्या होंगे, प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे ना इन्हीं स्टेप से सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आइडेंटिफाइंग दिस सिस्टम, आइडेंटिफाई द सिस्टम। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स है तो कौन सा ब्लॉक हमारे इंटरेस्ट का है। कुछ केसेस में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा बिकॉज देयर विल बी सिंगल ऑब्जेक्ट। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो कई बार आपको रिलेट करना पड़ेगा। वंस यू आर रिलेटिंग देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि किसको ड्रॉ करने से क्या आएगा। तो कुछ ऑब्वियस होंगे, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
After identifying the system, next step is to draw the free body diagram of that system. जो हम लोगों ने लर्न किया, couple of lectures हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से अपने को रिजल्ट आएगा. थर्ड, एफबीडी पे जब आप एफबीडी ड्रॉ कर रहे होगे, सो एफबीडी ड्राइंग में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे. तो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, सारे फोर्सेस उसमें आ जाएंगे. देन मेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन डायरेक्शंस, एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस. सो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस in any two perpendicular direction which are suitable for us. फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को हैंडल करना. लेट से आपने सारे फोर्सेस को एक्स में और वाई में डिवाइड कर दिया, सारे फोर्सेस को, तो आपको कुछ फोर्स एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ फोर्स वाई डायरेक्शन में आएगा, जेड भी है तो जेड डायरेक्शन में भी फोर्स आ जाएंगे. अब सारे फोर्सेस सेटल होकर के 2 या 3 डायरेक्शन में एक्युमुलेट हो जाएंगे. फिर हम बोलेंगे कि हमको एक्स कंपोनेंट सॉल्व करना है, वाई कंपोनेंट सॉल्व करना है, तो उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो फिर हम एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन देखेंगे. एक्स कंपोनेंट के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो मास, टोटल मास इंटू ए एक्स के बराबर आ जाएगा. तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, क्योंकि मास तो टोटल लगेगा. और ये अपना इस तरह से हो जाएगा. ऐसा कैसे हो रहा है उसके बारे में भी बता देंगे. फिर आप वाई कंपोनेंट पे जाओ. वाई कंपोनेंट में आप एफ वाई लिखो और मास इंटू ए वाई लिखो. अगर जेड कंपोनेंट है तो उसको भी यूज कर लो. मैं जनरल स्टोरी बता रहा हूँ आपको. तो एफ जेड लगाओगे और मास इंटू ए जेड आ जाएगा. ये सब कैसे आया है, इस सब के लिए पीछे एक ही कहानी है कि आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट वाइज लिख रहे हो. तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एफ कुड बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, अगर तीनों डायरेक्शन में है तो. और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. तो इसी इक्वेशन को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं. फिर हम बोलते हैं कि जब वेक्टर लिखा होता है तो आई कोएफिशिएंट्स दोनों साइड बराबर होते हैं, जे कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं, के कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं. तो जब आप आई और आई को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एफ एक्स की वैल्यू एम ए एक्स के बराबर आ गया, एफ वाई की वैल्यू एम ए वाई के बराबर है, एंड एफ जेड की वैल्यू एम ए जेड के बराबर है. सो हम ऑल द 3 डायरेक्शंस में, अगर 3 डायमेंशन भी जा रहा है तो हम उनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. फिर हम चेक करेंगे कि क्या एक्सेलरेशन जीरो है, जिसका जीरो होगा तो उसका फोर्स को जीरो कर देंगे, जिसका एक्सेलरेशन नहीं जीरो होगा तो उसकी वैल्यू पता होगी, उसको पता करेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे. तो इस तरह से हमारी सॉल्विंग हो जाएगी. सो जनरली हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, और फिर फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद पोजीशन, जो भी पूछा जाएगा सब कुछ बताएंगे. अब इस स्टेप्स में, इन स्टेप्स में अपने लिए क्या स्ट्रेंथ, क्या हम लोग इनके बारे में बात कर चुके हैं. तो सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, ड्राइंग एफबीडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कंपोनेंट करना वेक्टर्स में लर्न कर चुके हैं, और फोर्स के बारे में सीख चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस को. अब उनको एक साथ एसोसिएट करना है, दैट्स डन. तो कई बार वो फोर्स आपको बना के दे देगा, कई बार फोर्स हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो हम सिंपल एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है, बाकी आगे कहानी कुछ खास नहीं है. थ्योरी वाला पोर्शन हो गया. अब जितना भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अपने को समझेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. लेट्स से आपको ऐसा बोलता है, आपके पास एक ब्लॉक है, मैं आपको फोर्स दे दे रहा हूँ और इसका मास अपने को दिया गया, इसका मास दिया जा रहा है लेट्स से 4 kg. इस पर लगने वाले फोर्सेस आपको बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है. लेट्स से एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, another force is acting in this direction, another force is acting maybe in this direction. ये फोर्स जो है that is 10 न्यूटन, this force is 20 न्यूटन, this force is 50 न्यूटन, और लेट्स से ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम हियर, ये एंगल अपने को पता है 37 डिग्री.
क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अभी हमने जो स्टेप 1 2 लिखे थे वो मैंने आपको डायरेक्टली बना के दे दिया, दैट मीन्स एफबीडी बना के दे दिया, सिस्टम भी आपको आइडेंटिफाई कर दिया है। अब आपको कंपोनेंट्स और उससे ए एक्स ए वाई ए जेड निकाल करके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई कीजिए और साथ में मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, फिर दोनों मैच कर सकते हैं। सो आइडिया अपना वही है कि टोटल फोर्स, टोटल एक्सेलरेशन अपने को चाहिए इज दैट 20 न्यूटन पर पेंडिकुलर। हाँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री है, ये बोला नहीं बट ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 डिग्री पर है, और ये किसी एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से। सो आपको ये 50 न्यूटन वाले को पहले एडजस्ट करना होगा, तो 50 न्यूटन वाले के दो कंपोनेंट आपको बनाने चाहिए, और ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 37 और ये आएगा 50 sin 37। फिर आप टोटल फोर्स पता करो एक्स डायरेक्शन में, तो क्या टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में अपने को मिल जाएगा 10 न्यूटन माइनस 50 साइन और cos 37। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 10 माइनस 50, cos 37 की वैल्यू अपने को पता रहती है 4/5 होता है, so that will turn 10 minus 40, that is minus 30 न्यूटन। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स इस तरफ आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हमने डायरेक्शन बना दी, तो डायरेक्शन ने माइनस ले लिया और ये 30 न्यूटन का हो गया। अब हम वाई डायरेक्शन पे टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, वाई डायरेक्शन पे। सो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा 50 साइन 37 माइनस 20। जब आप 50 साइन 37 की बात करोगे तो ये 50 आएगा, साइन 37 3/5 होता है, और ये 20 हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली अपने को कितना मिल रहा है, 30 माइनस 20, दैट मीन्स 10 न्यूटन। ये पॉजिटिव आया, तो हम वेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसको रिटेन कर सकते हैं आई कैप जे कैप से, चॉइस आपकी है। सो एक फोर्स अपने को रिजल्टेंट इधर नजर आ रहा है और दैट इज 10 न्यूटन। नाउ एफ एक्स से हम लोग ए एक्स निकाल लेंगे, तो ए एक्स एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए एक्स की वैल्यू आएगी एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। एफ एक्स वॉज माइनस 30 डिवाइड बाई एम वॉज 40, सॉरी 4। सो दीज मैनी मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट अबाउट ए वाई, एफ वाई डिवाइड बाई एम, एफ वाई वॉज 10/4 meter per second. So if you are interested to find the total acceleration, so net acceleration is going to be ax I cap plus ay j cap. You should answer like this ki it could be written as minus 30 I cap plus 10 j cap by 4. Or you can divide by 2. So minus 15 I cap plus 5 j cap by 2 meter per second. मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, देन यू नो हाउ टू डू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आप स्क्वायर और वो जो भी है वो कर सकते हो, उससे आपको मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। गुड। सो आप एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में जाएगा, तो नेट फोर्स आपका इधर आएगा, ये आपका नेट फोर्स आएगा एफ नेट। तो अगर ये टोटल फोर्स आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाता है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा पार्टिकल इधर जाएगा। ये कितना एंगल होगा, उस एंगल अल्फा को हम निकाल भी सकते हैं। तो अगर हमको 10 अल्फा कभी निकालना पड़े तो हम वेक्टर से जानते हैं 10/30 आएगा, दैट मीन्स 1/3 आएगा। तो इसका मतलब है इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से 1/3 10 इनवर्स 1/3 के डायरेक्शन में ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा और इस एक्सेलरेशन से जाएगा, और यहाँ से भी वेक्टर से बना के बता सकते हैं उसको। यस, यू आर एबल टू फाइंड, सो दैट्स डन। सो अभी तक क्या है कि अगर ये पता होता है तो हम ये सारा कुछ करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्टेप्स पता चल गए और आप पहले से भी जानते हो। अब क्वेश्चन में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी होता है कि वो ऐसे फोर्स बनाकर आपको नहीं देगा। वो क्या करेगा कि वो कहीं स्प्रिंग लगाएगा, कहीं स्ट्रिंग लगाएगा, कहीं नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कहीं वेट आएगा, तो उन सब का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे, फिर उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स करेंगे, फिर उसको कंडीशन पे लगा करके सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
और उसके बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले सिंपल पे रखते हैं, ग्रेविटेशन वाले पे रखते हैं। आपसे ऐसा बोलेगा कि लेट से आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, और ये एंगल अपने को थीटा दिया गया है। थीटा के टर्म में रखते हैं, बाद में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी रख सकते हैं। लेट से एक ब्लॉक यहाँ पर है और इस ब्लॉक का मास m दिया गया है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ है। आपने इसको ब्लॉक को लग करके छोड़ दिया, रिलीज कर दिया है। तो क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक and normal reaction on the block। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। सिंपली ऐसा बोलेगा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक को आपने छोड़ दिया है, रिलीज किया है, तो उस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा और कितना एक्सेलरेशन उसका आएगा, बताइए। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया, ये प्रीवियस स्लाइड भी आप देख लीजिए। लेकिन इस केस में क्या था कि इस केस में फोर्सेस हमको दिखा के बताए। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें हमने को क्वेश्चन में देखना है कि क्या फोर्सेस लगने वाले हैं। हाँ, सो आपने एक आंसर भी दिया है, बहुत ऑब्वियस है, और इस रिजल्ट को हमको याद भी रखना है। सो इस स्लाइड से आप नोट कर लो जो भी नोट करना है। इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पर आते हैं। एक आंसर आपने दिया है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा और n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यस, परफेक्टली करेक्ट। तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि हमको याद रहेगा कि ऐसी कहानी बनने वाली है, लेकिन हम अभी प्रॉपर मेथड से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यही आइडिया, यही मेथड हम हमेशा लगाएंगे जब कभी हमारे पास कोई भी सिचुएशन आएगी। निखिल, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो यहाँ पर आते हैं। क्या आइडिया रहेगा, जो स्टेप्स मैंने बताया बस अब उन्हीं स्टेप्स पे ऑब्जर्वेशन रखो और हर बार उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है। पहला अपने सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। तो सिस्टम हमारा किसको बोल रहा है, ब्लॉक को बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हमारा सिस्टम हो गया, इंक्लाइन प्लेन को छोड़ देते हैं। तो सिस्टम में ब्लॉक हो गया। फिर उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ब्लॉक को हम लोग अलग से बनाएंगे और इसका एफबीडी बनाएंगे। दूसरा स्टेप, एफबीडी पर क्या लगने वाले हैं, फोर्सेस। तो फोर्सेस कैसे दिखाना है वो देखते हैं। कौन कौन से फोर्सेस से आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा लगता है और वो मास की वजह से आता है, mg। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इसको देखोगे, इसका कांटेक्ट है सरफेस से और सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। स्मूथ है तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन ने आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा और एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि अगर ये पार्टिकल चलेगा तो ब्लॉक चलेगा तो इसी डायरेक्शन में चल सकता है। दिस कुड बी द ओनली डायरेक्शन इन विच इट कैन गो। सो लेट्स से उसका एक्सेलरेशन a है। इससे एक और बात क्लियर हो गई कि ये जो पार्टिकल है या ब्लॉक है, ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, यानी इसके 90 डिग्री पे नहीं चलेगा। तो हमारे लिए दो डायरेक्शंस ऑब्वियस हो गई, एक तो जिसकी डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा इसका परपेंडिकुलर। तो हम फोर्सेस को उन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके दो कंसर्न आ सकते हैं कि आप एन का कंपोनेंट करना चाहोगे या एमजी के करना चाहोगे। चॉइस आपकी है, कोई भी करो, लेकिन अपने को वो करना है जिससे अपना यूजफुल हो। यूजफुल क्या है कि इस डायरेक्शन में चलेगा तो इस डायरेक्शन को रिक्वायरमेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर चलेगा। तो ये दो डायरेक्शन हमको चूज करनी है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो उसका कुछ नहीं करना है, इसका मतलब हमको इस डायरेक्शन में जाना और एमजी के कंपोनेंट करना है। आपको याद होता है कि जी एमजी के कंपोनेंट करने का मतलब जी के कंपोनेंट करना होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसको आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है वो थीटा है। सो आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ से ये एंगल 90 रहा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो 90 माइनस थीटा में जाएगा, और ये थीटा होगा तो ये कॉस थीटा बनेगा।
तो और या फिर आप याद रख सकते हो, हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है कि जी साइन थीटा इधर आता है, जी कॉस थीटा इधर आता है. सो यू विल फाइंड कि इसके जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं एम जी के, वो 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है. और ये एंगल आइडेंटिफाई हुआ है थीटा, तो ये कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा और ये बनेगा एम जी साइन थीटा. सो अभी तक आपने 2 स्टेप कर लिए, सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, एफबीडी ड्रॉ कर लिया. जब आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, एफबीडी ड्रॉ कर लिया और आपने अभी ये पता किया कि इसका एक्सेलरेशन इधर ए हो सकता है, तो इसी को हमको पता करना है, ये एक्सेलरेशन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. सो हम 2 डायरेक्शन देखेंगे. यहाँ पर मैंने एक्स वाई नाम लिया था, एक्स वाई जेड के अलावा कोई भी 2 परपेंडिकुलर हो सकते हैं. तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा. तो हम लोग लिखेंगे कि जो एम जी साइन थीटा ये टोटल फोर्स लग रहा है और इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए. सो एक डायरेक्शन अपनी कवर हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गया, ए की वैल्यू जी साइन थीटा आ गया. आप लोगों ने यही निकाला, परफेक्टली करेक्ट निकाला. फिर अभी तुमने एक डायरेक्शन सॉल्व किया, अब दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन सॉल्व करेंगे. दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, उसका एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में 0 है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. नेट फोर्स आएगा एन माइनस एम जी कॉस थीटा और इसका एक्सेलरेशन 0 है तो 0 कर देंगे. तो यहाँ से अपने को एन की वैल्यू पता चल जाएगी, एम जी कॉस थीटा. और यही क्वेश्चन आपसे मांग रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो हमने एक्सेलरेशन बताया, नॉर्मल बताया, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों आंसर अपने को मिल गया. आप देखो कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी कॉस थीटा आ रही है. इसको नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो क्वेश्चन से डिसाइड होता है और हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है, नॉर्मल रिएक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन में उसका आंसर एम जी कॉस थीटा आएगा. तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी कॉस थीटा और एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा. अब आपको थीटा देगा, एम देगा, जी देगा, अपने से पूछ लेगा, हम आंसर न्यूमेरिकली बता देंगे. सो आप प्रोसेस को इसको रिलेट कर पा रहे हो, परफेक्ट है. बस इसी चीज को रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, नो मैटर कौन सा क्वेश्चन है. जितने भी डायनामिक्स के, मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, सभी में यही स्टेप्स जाने वाले हैं. आपने लिखा वांट नॉर्मल रिएक्शन हैव अ माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर है, तो हमने क्या किया है, अपनी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, मैंने इस डायरेक्शन को y मान लिया है और इसको x मान लिया है. तो हम इस डायरेक्शन की चीजों को पॉजिटिव लिख रहे हैं और इस डायरेक्शन की चीजों को पॉजिटिव लिख रहे हैं. तभी हमने एम जी साइन थीटा को पॉजिटिव लिखा, उसको एम ए के बराबर किया, और y में n को पॉजिटिव लिया, एम जी कॉस थीटा को नेगेटिव लिया, उसको 0 किया. अल्टीमेटली आपसे ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आपने किसको पॉजिटिव लिया था, किसको नेगेटिव लिया था, ये आंसर ये आएगा, ये आंसर ये आएगा. हाँ, तो n हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था, एम जी को हमने नेगेटिव से ट्रीट किया क्योंकि वो नेगेटिव y के डायरेक्शन में था. तो कोऑर्डिनेट हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है. आप कुछ भी एज्यूम करो तब भी चलेगा, लेकिन आपको एक ये लाइन रखनी है, एक ये लाइन रखनी है ना. अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि हम एक्स वाई में क्यों नहीं किया, मतलब ऐसा और वर्टिकल क्यों नहीं किया, एन के कंपोनेंट ने क्यों नहीं किया, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको इशू क्या होगा, उसमें आपको इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगेगा और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगेगा, और जबकि आपको यहाँ से देख करके पता चल रहा है कि वो स्लाइड करेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, तो फिर उसके कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो हम क्यों कॉम्प्लिकेशन करेंगे जब हमारे पास इजिली डायरेक्शंस दिख रही हैं. तो सो एक दूसरा क्वेश्चन था जो कि सिंपल था, रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल दैट. इसके बाद जब हम टेंशन को यूज करते हैं तो टेंशन के साथ कुछ और भी लगता है जिसको हम लोग पुलिस कहते हैं, पुलिस स्ट्रिंग. तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं. तो चाहे तो पहले थोड़ा सा पुली के बारे में बात कर लेते हैं. सो जब कभी हम टेंशन या स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो जनरली हम उसको पुली से रिलेट करेंगे. ओके, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है. क्योंकि ये इस y डायरेक्शन का, अगर इसको y बोलते हो तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है. तो बेसिकली नेट फोर्स 0 है, ये बताने की कोशिश की है.
हाँ, मैंने डिटेल में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको रिलेट रहे कि ये सब आ कहाँ से रहा है। बाकी फिर बाद में हम शॉर्ट में ऐसा बोलेंगे कि एन mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो बात उसका भी वही मीनिंग रहेगा। बट अगर आपको फॉर्मली लिखना होता है तो ये फॉर्मल राइटिंग होती है कि टोटल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू दिस। यस, तो ये 0 लिखा हुआ है और ये थीटा लिखा हुआ है। फॉन्ट्स कुछ छोटे हो जा रहे हैं, सो आप रिलेट कर सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो बोलने का। ठीक है, तो ये थीटा हो गया आपका और वो 0 था। पुली के बारे में बात कर लेते हैं। पुली एक डिवाइस होती है जो हेल्प करती है स्ट्रिंग को मूव करने के लिए उसके थ्रू, और आप लोगों ने देखा होगा पुली को। सो उस पुली को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि ये सर्कुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसको बीच में पिवोट करते हैं जिससे वो ऐसा रोटेट कर पाए, इस तरह से रोटेट कर पाए, और उसके ऊपर से स्ट्रिंग को पास कराते हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ से जा रहा होता है इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ पर स्ट्रिंग रैप्ड होता है, ऐसे घूम रहा होता है। और ये जो पॉइंट है जहां पर बीच में दिखा है ये फिक्स्ड होता है, यानी पुली ऊपर नीचे नहीं जाएगी, कभी कभी जा भी सकती है। यहाँ पर मैंने इसको फिक्स बनाया हुआ है, तो सेम स्ट्रिंग इससे टाई होती है, सेम स्ट्रिंग टाइट होती है। और आपको कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैंग करा देगा कि यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है अपने लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि पुली के बारे में क्या चल रहा है। तो अगर हमारी पुली फिक्स की गई है तो पुली रोटेट कर सकती है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग नीचे जा सकती है, ये स्ट्रिंग ऊपर जा सकती है। अदरवाइज भी हो सकता है ये भी नीचे जा सकता है, ऊपर, दैट मीन्स इट कैन रोटेट फ्रीली। तो फ्री रोटेट करती है, दैट मीन्स यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है हिंज पॉइंट पर। साथ ही साथ ये जो स्ट्रिंग इसके ऊपर से जा रहा है, तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं चल रहा होता है। दैट मीन्स अगर पुली घूम रहा है तो स्ट्रिंग भी घूम रहा है। मतलब पुली के ऊपर वाले सरफेस पे, आउटर यानी सरकमफ्रेंस पे आप देखोगे तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है कि रिलेटिव मोशन को नहीं अकर होने देता है। तो स्ट्रिंग विल ऑलवेज मूव विद द पुली, स्ट्रिंग विल नॉट बी स्लाइडिंग ओवर द पुली। तो एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा एक कंडीशन है कि पुली फ्री टू रोटेट होगी, इसका मतलब ये फ्री रोटेट कर सकती है, उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो फ्रिक्शन अभी हालांकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको आइडिया होगा कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो फिर साथ साथ मूव करते हैं, फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा तो स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो पुली के लिए भी अजम्पशन रहते हैं। इट इज एज्यूम टू बी मासलेस, तो हम इसको मासलेस एज्यूम करके चलेंगे। और जब ये मासलेस होगी तो स्ट्रिंग के दोनों साइड, स्ट्रिंग मतलब ये पूरी स्ट्रिंग का टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। इसका मतलब पुली के इस साइड की स्ट्रिंग का और इस साइड की स्ट्रिंग का टेंशन बराबर रहेगा। सो व्हेनेवर इट इज मासलेस, तो टेंशन बोथ साइड विल बी आइडेंटिकल। So this will imply tension on a string both side of pulley will be same। आगे चल करके फ्यूचर में पुली के पास मास आ जाएगा, जब कभी पुली के पास मास आ जाएगा तो फिर टेंशन दोनों साइड के अलग अलग हो जाएंगे। जब तक ये मासलेस रहेगा या फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो हम उसको मासलेस एज्यूम करेंगे और दोनों तरफ के टेंशन को बराबर बोलेंगे, क्योंकि वो सिंगल रोप है, सिंगल रोप में टेंशन बराबर रहता है, और मासलेस होना भी जरूरी है पुली का। एक तो ये कंडीशन एज्यूम करते हैं। आपने लिखा है मतलब जितना रोटेशन उतना स्ट्रिंग का स्पीड। हाँ, कुछ वैसे ही रिलेशन आप बोल सकते हो, पुली का रोटेशन होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फ्रिक्शन, इसको एक्सल बोलते हैं, कि एक्सल पर फ्रिक्शन नहीं है जहां पर वो हिंज किया गया है, और इसके पेरीफेरी पर फ्रिक्शन है, ताकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था पुली और स्ट्रिंग के बीच में। नो रिलेटिव मोशन ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली
with respect to pulley. So pulley के ऊपर pulley के respect में कोई relative motion नहीं और होता है. So no relative motion of string over pulley with respect to pulley. Point, string will not slide over the pulley. That's the point. आपने पूछा है हाउ मास ऑफ द पुली अफेक्ट्स टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन कैसे अफेक्ट करता है उसके लिए रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. तो इसीलिए जो मास वाली पुली आएगी वो टॉर्क वाले चैप्टर, रोटेशन वाले चैप्टर में आएगी. जब इसका मास आएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो फिर सिंस ये रोटेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो दोनों टेंशन को अलग अलग होना पड़ेगा. तो ये सारी कहानी के लिए बहुत सारे टर्म्स बताने पड़ेंगे, इसलिए उसको आप ये मान के चलो एज ऑफ नाउ मासलेस ही रहेगा, मासलेस रहेगा तो सेम टेंशन रहेंगे. अगर मास आया तो हम अलग अलग टेंशन लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग रोटेशन में सीखेंगे, वहां पर और क्लैरिफाई होगा कि आपको किस तरह से आ रहा है. सो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, और अगर आप जानते हो टर्म्स के बारे में तो रिलेट कर सकते हो, अदरवाइज वेट एंड सी लेटर ऑन. तो एक ये हो गया, और दूसरा ये मानेगा कि एक्सेल पे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ये अपने लिए पुली का रूल है. पुली का एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो अगर इसी में एफबीडी बनाना पड़े पुली का तो एफबीडी ऑफ पुली, कई बार हमको पुली के एफबीडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसको भी हम सिस्टम मान सकते हैं, हमारी जरूरत पड़ सकती है. तो जब हम लोग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये हमारी पुली है और पुली किसके कांटेक्ट पर है, स्ट्रिंग के कांटेक्ट पर है, तो स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसा रैप्ड है और यहाँ से स्ट्रिंग को हम अलग कर देते हैं. तो पुली का पोर्शन जब देखोगे तो पुली को स्ट्रिंग पुल कर रही होगी. कैसे पुल कर रही होगी, सो वो मैं फोर्स बताता हूँ, अब उसको याद रखना है. यहाँ पर ऐसा टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर ऐसा टेंशन लग रहा होगा. सो अगर आइडेंटिकल टेंशन हैं तो ये टी पुली पर लग रहा है, ये भी टी पुली पर लग रहा है. यू कैन थिंक ऑफ कि ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का वो पुली का पार्ट है. क्यों? क्योंकि वो पुली के साथ रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पर जैसे हम कट करते हैं तो हमने देखा था स्ट्रिंग को कट करोगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग को कोई पुल करता है, दूसरा वाला स्ट्रिंग इधर भी पुल करता है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, मतलब पुली को भी पुल कर रहा है. तो पुली पर ये टेंशंस दिखाएंगे स्ट्रिंग की वजह से. तो जहां से स्ट्रिंग डिटैच हो रही होगी वहां पर टेंजेंशियली टेंशन आएगा. एक तो ये, इसके अलावा क्या लगने वाला है, देन आफ्टर यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक हिंज जहां पर लगा होगा ना वहां पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लग ही रहा होगा, isn't it? तो हिंज भी फोर्स लगाएगा, इसका वेट है नहीं क्योंकि वो मासलेस है, तो कुछ रिएक्शंस यहाँ पर आएंगे, हिंज पर आएंगे. और अगर आपका पुली फिक्स्ड है तो ये हिंज भी मूव नहीं करेगा, तो नेट फोर्स 0 रहने वाला है. तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी उसको हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं या फिर कुछ और से लिख सकते हैं. तो हिंज रिएक्शन यहाँ पर लगाया जा सकता है, आर फॉर रिएक्शन और हिंज रिएक्शन. अगर आपका पुली मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव भी कर रहा है तो आपको पता है ना पुली मासलेस है, और जब कभी कोई चीज मासलेस होती है तो F इक्वल टू एम में एम 0 हो गया तो नेट फोर्स का 0 होना तो बनता ही बनता है. तो जब कभी आपसे पूछेगा कि कितना हिंज रिएक्शन आ रहा है तो हम हिंज रिएक्शन यहाँ से देख करके बता सकते हैं नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो हम क्लेम करेंगे कि F नेट मस्ट बी 0. दैट मीन्स व्हाट, रिएक्शन माइनस टी मस्ट बी 0. दैट मीन्स रिएक्शन मस्ट बी 2t. सो हिंज पर कितना रिएक्शन लग रहा है वो बता देंगे, या फिर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लगा होगा तो उस पर कितना टेंशन आएगा, वो 2t हो जाएगा. तो इसका टेंशन t, इसका टेंशन t, तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा 2t. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कितना टेंशन आने वाला है, या हिंज रिएक्शन आने वाला है, या टेंशन आने वाला है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें पुलिस के बारे में हम लोग लर्न कर रहे हैं कि क्या पुली होता है, और अब इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे. आपने फर्दर लिखा, सो द लॉ दैट टेंशन इन स्ट्रिंग इज सेम इज वॉलेटेड. सो द लॉ इन टेंशन वॉलेटेड नहीं है, मतलब स्ट्रिंग का अच्छा आप उससे रिलेट करो, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन सेम रहता है, लेकिन अगर पुली के पास मास होगा तो पुली को रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए होता है, तो इसलिए टेंशन अलग अलग हो जाते हैं जब मास वाला पुली होता है. और क्यों अलग अलग हो जाते हैं, तो टॉर्क आपको जस्टिफाई करेगा.
आपने लिखा है पुली पे अगर हमने दोनों साइड पर अलग मास के ब्लॉक्स लगाए तो स्ट्रिंग के टेंशन पे फर्क पड़ेगा। यस, टेंशन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन दोनों के टेंशन बराबर रहेंगे, चाहे मास हमारा m1 हो m2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास आप क्या लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके टेंशंस बराबर रहेंगे एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग इज दिस पुली इज मासलेस। हिंज रिएक्शन नॉट अंडरस्टूड। ओके, आप अगर हिंज रिएक्शन नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसा समझ लो कि हम दूसरा अरेंजमेंट इसको चेंज कर देते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रिंग कनेक्टेड है। हिंज मतलब कहीं ना कहीं आप उसको लगा के रखोगे ना, ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो आपको ज्यादा विजुलाइज अच्छे से हो जाएगा। अब हमने उसको किसी वॉल से अटैच नहीं किया है, बल्कि उसको स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। तो जब हम लटकाएंगे तो फिर यहाँ पर हिंज रिएक्शन नहीं लिखेंगे। अब आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग का टेंशन टी है, इस स्ट्रिंग का टेंशन टी है। कौन सी स्ट्रिंग? ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई गई है। इस वाली स्ट्रिंग में भी तो टेंशन आएगा, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है। तो जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो लेट से इसका टेंशन टी डैश है, तो आप देखोगे पुली को ये स्ट्रिंग पुल कर रही है ऊपर, तो यहाँ पर टी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहेगा। तो हम आर की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर टी डैश लिख देंगे। सो ये बन जाएगा टी डैश टी डैश। इससे एक और बात पता चल गई कि ऊपर वाली जो स्ट्रिंग होती है उसमें ज्यादा टेंशन होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाली स्ट्रिंग। और ये भी याद रख लो कि ये टी डैश होता है वो ट्वाइस टी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये मासलेस है, तो टोटल फोर्स बैलेंस होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू ऊपर वाला। और अगर हिंज बोलेगा तो उसको हिंज से आने वाला फोर्स बोल सकते हो। तो मैंने अब हिंज हटा दिया, वो नॉर्मली हिंज नहीं लगाएगा, क्या बोलेगा कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये बेसिक फिगर हो गया, सिंपलेस्ट फिगर हो गया। तो हिंज रिएक्शन, अभी आप हिंज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन टी डैश है, नीचे वाली स्ट्रिंग का टेंशन टी है, ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन नीचे वाली स्ट्रिंग के टेंशन का ट्वाइस है, जब कभी पुली से स्ट्रिंग को कनेक्ट किया जाएगा। देखो पुली को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? पुली को किसी वॉल पे आप एक पेज लगा करके वॉल पे हैंग करा सकते हो। तो जब आप वॉल पे हैंग कराओगे तो उसको बोलेंगे हिंज रिएक्शन। और अगर आपने वॉल पे हैंग नहीं कराया, उससे स्ट्रिंग को टाई करके स्ट्रिंग को सीलिंग से बांधा हुआ है, तो उसको बोलेंगे टेंशन। तो आप उसका नाम टेंशन दो या हिंज रिएक्शन दो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 2T आएगी। एफबीडी से पता चल रहा है। कॉपी कीजिए और एक एग्जांपल तो हम लोग कर ही लेते हैं, और फिर आप पुली के क्वेश्चन डील कर पाओगे। आपने लिखा है, इज देयर अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनर्शियल एक्सिस वेयर इनर्शियल मोर और लेस अलोंग द सेम एक्सिस। कैन यू समराइज दिस स्लाइड? ओके, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल टर्म हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आएंगे तो जरूर बात करेंगे। अभी हम लोग पुली के बारे में बात कर रहे हैं। सो पुली को मैं समराइज कर देता हूँ। पुली मासलेस एज्यूम किया जाता है, और अगर पुली मासलेस होगा तो स्ट्रिंग के दोनों तरफ का टेंशन बराबर रहेगा। जो भी स्ट्रिंग आप कनेक्ट करोगे, मासेस अलग अलग हो सकते हैं। ऊपर कनेक्टेड जो स्ट्रिंग होगी उसका टेंशन नीचे वाले स्ट्रिंग के टेंशन का ट्वाइस होगा। बस इतना बताया मैंने आपको। और वो कैसे निकाला है? फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला है। ओके, तो अभी इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसको एक नाम से जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडवर्ड मशीन। तो एज एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट को भी याद रखना है। लेट्स से अपने पास एक पुली है, एंड इस पुली को अपने स्ट्रिंग से कनेक्ट करके सीलिंग से टाई कर रखा है। तो सेंटर से इसको आपने कनेक्ट कर रखा है, और एक स्ट्रिंग आपने इस पे रैप कर दी है इस तरह से, एंड देन यू हैव हैंग सम ब्लॉक्स। एक यहाँ पर ब्लॉक हैंग करा दिया है, टाई किया हुआ है, एक इसके साथ टाई किया हुआ है, एंड ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर से जा रही है, मैंने शॉर्ट में दिखाया हुआ है, ऐसा स्ट्रिंग जा रहा होगा। लेट से m1 है और ये m2 है। ये दो मास देकर के आपसे पूछेगा और बोलेगा कि लेट m1 is greater than m2, then find two things or three things. Find acceleration of blocks, तो दोनों ब्लॉक के अपने को एक्सेलरेशन पता करने, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स,
दो स्ट्रिंग है, उस पर टेंशन पता करना है। अब देखोगे जिस तरह से हम लोगों ने लर्निंग की है ना, अगर उस पॉइंट्स को आप उसी सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपके लिए टफ नहीं जाएगा, और फ्यूचर में कोई भी अननोन क्वेश्चन आएगा तो आप सेम चीज को रिपीट कर सकते हो। अच्छा, ये तो आप बता सकते हो कि अगर M1 बड़ा है, भारी है M2 से, तो ये जो पुली है वो कैसा रोटेट करेगी, मतलब इस तरह से रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में, या फिर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में? यानी M1 नीचे जाएगा या M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे जाएगा या M2 ऊपर जाएगा, ये हम बता सकते हैं मास को देख करके। M1 बड़ा है, अगर M1 बड़ा है तो आप पाओगे कि ये नीचे जाएगा, इस पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, ये ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना पड़ेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। यस। सो आपको क्या करने का, आपको ऐसा एज्यूम करने का कि लेट से ये जो M1 है वो नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है, तो जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपकी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती है, स्ट्रिंग इज ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ, इनएक्सटेंसिबल होता है, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। और आप ये भी पाओगे कि जितना एक्सेलरेशन से A नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से B या फिर M2 ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, बराबर टाइम लेगा, बराबर डिस्टेंस चल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटीज बराबर होंगी, और वेलोसिटीज के साथ साथ आप देखोगे एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। सो एक्सेलरेशंस के मैग्नीट्यूड्स दोनों के बराबर होंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक डाउन साइड जा रहा होगा, एक अप साइड जा रहा होगा। अगर आपको इतना समझता है तो थोड़ा और लिखते हैं, इसका टेंशन T पकड़ते हैं तो इसका भी टेंशन T रहा होगा, ये हम लोगों ने लर्न कर लिया है। सॉल्विंग के लिए क्या करना है, तो कुछ मैं सॉल्विंग यहाँ पे करता हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, पहली बात किसका, M1 का। लेट से जब हम M1 का FBD बनाएंगे तो अपने को फोर्स दिखाने पड़ेंगे, बिल्कुल दिखाने पड़ेंगे। कैन वी सी द फोर्सेस? यस, वी कैन सी द फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स M1 पे लगेंगे? इसका ग्रेविटेशन लगेगा, इस पे स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये T आएगा और ये M1 आएगा, G आएगा। टोटल एक्सेलरेशन इसका किधर गया है, नीचे दिखाया जा रहा है, कितना है, E। तो इसके लिए न्यूटन इक्वेशन लगाएंगे। नाउ न्यूटन इक्वेशन क्या बनती है? न्यूटन इक्वेशन होती है टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमने एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लिया है तो टोटल फोर्स उसी डायरेक्शन में लिखेंगे, या फिर आप आई कैप जे कैप लगाओ तब भी चलेगा। तो नेट फोर्स डाउन साइड अपने को मिलेगा M1G माइनस T, दिस मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू ए। ना यहाँ पर हम लोग आई कैप जे कैप से ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि एक ही जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में टोटल फोर्स चाहिए। तो एक ही डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लेने का, ये नेगेटिव लेने का, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन वही आनी चाहिए जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है। या फिर आप ऐसा बोलो कि टी को आई प्लस जे कैप लगाओ, M1G को माइनस जे कैप लगाओ, ए को माइनस जे कैप लगाओ, माइनस जे कैप को हटा दोगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरा स्टेप M2 का FBD। जब आप M2 का FBD बनाओगे तो फिर आपको M2 पर लगने वाले फोर्स देखने पड़ेंगे। M2G नीचे आएगा, उस पर भी टेंशन लग रहा होगा, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया सेम टेंशन एक्ट करता है, M2G है। व्हाट एल्स वी हैव आइडेंटिफाइड, किसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और A है, तो इस पे नेट फोर्स हमको अपवर्ड चाहिए। तो व्हेन वी राइट द नेट फोर्स अपवर्ड्स, तो T माइनस M2G लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू M2 इंटू ए आ जाएगा। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मींस न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग लगा रहे हैं। एक बार आपको ये समझ में आता है तो अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। हाउ मेनी अननोन्स वी आर हैविंग? T एंड A। T एंड A, दो इक्वेशन, दो अननोन, उनको हैंडल कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या A की वैल्यू कुछ ये आती है। आप में से कुछ लोगों ने इसको आंसर भी बताया, तो ये आनी चाहिए कुछ, how to write it as, it should be like M1 minus M2 into G divided by M1 plus M2। बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक गायब हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। सो M1 minus M2 G divided by M1 plus M2 आएगा, जहां पर M1 बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव M1 minus M2 लिखेंगे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। और आप T कैलकुलेट करोगे तो T की वैल्यू आप वेरीफाई करना घर पे सॉल्व करके, ये आएगा 2M1 M2 G डिवाइड बाई M1 प्लस M2।
ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर लिया करेंगे। क्योंकि इनको एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो घर में आप इनको वेरीफाई कीजिए। सो क्या आपको इस स्ट्रिंग का टेंशन पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका एक्सेलेरेशन पता चल गया, इसका एक्सेलेरेशन पता चल गया, ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन कितना जाएगा? तो हम बोलेंगे इसका टेंशन 2t हो जाएगा। और t हमने को पता चल गया, 2t निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये जो पर्टिकुलर सिंपल अरेंजमेंट है, इसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एटवुड मशीन। एटवुड मशीन मतलब एक पुली से दो ब्लॉक को आपको सिंपली हैंग करना है, पुली को हैंग करना है, और इस सिंपल अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहते हैं। और एटवुड मशीन के लिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हायर वेट माइनस स्मॉलर वेट डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आता है। और टेंशन की वैल्यू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आती है। ये इक्वेशन है, इससे t को एलिमिनेट करके a निकालो, फिर a को किसी एक में रख करके t कैलकुलेट करो एंड वेरीफाई वेदर दे आर यू आर गेटिंग दिस। इफ यू आर गेटिंग, दैट्स परफेक्ट। सो नाउ यू आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस जिसमें एक पुली होगी, कुछ ब्लॉक्स होंगे, और अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसमें मल्टीपल पुलीज, मल्टीपल ब्लॉक्स, स्प्रिंग्स और भी चीजें आना स्टार्ट होंगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ड्राइंग एफबीडी, राइटिंग एफ इक्वल टू एम ए, एंड देन सिंप्लीफिकेशन। Okay, any concern if or query if at all, you can ask quickly. Otherwise, we have done for the day. And in next lecture, we will be doing some more practice questions. So कल की क्लास में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी, फोर्स और एक्सेलरेशंस को रिलेट करते हुए। Okay, so that's all. Thank you. Have a great time.